Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shruti and today I am going to explain you the poem Ecology composed by K. Ramanujan. So first of all, I am going to introduce you to the poet. मैं आपको poet के बारे में बताऊंगी and I am going to explain the poem in both Hindi and English. So his full name was Attipatti Krishna Swami Ramanujan and his lifespan was from 1929 to 1993. Okay, he was an Indian playwright. Okay, and he was a translator, bilingual poet थे and who wrote both English and Kannada. इन्होंने both English और कन्नड़ा में अपनी writings लिखी थी. And he moved to the United States of America and his poetry is primarily based on his Indian experience and sensibility. मतलब हम कह सकते हैं कि ये इंडो एंग्लियन पोइट थे, मतलब कि बॉर्न तो इंडिया में हुए थे, इंडियन थे बेसिकली, लेकिन फिर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इस पोएम में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, वी कैन से. ओके, छोटी सी समरी में इसके बारे में बताने वाली हूँ. सो दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम रामानुजस थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, जिसका नाम था सेकेंड साइट. सेकेंड साइट से ये लिया गया है, जो 1986 में पब्लिश हुई थी. एंड द पोएट हिमसेल्फ सीम्स मीन्स ही सीम्स सम इमेजिनरी पर्सन हु इज़ लॉयली डिवोटेड टू हिज मदर. ये जो पोएट है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काल्पनिक आदमी है और जो अपनी मदर के लिए पूरी रूप से समर्पित है. सो इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. मतलब इको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसमें वो दर्शाता है, मतलब जीव केंद्रित जिसको बोला जाता है, रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल्स, इस टाइप से. और यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट भी नज़र आता है. कन्फ्लिक्ट का मतलब हम बोल सकते हैं विरोधाभास. किस चीज़ में नज़र आता है? द पोएट प्रेजेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू. ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब ये होता है जो मानव केंद्रित होता है, ह्यूमन बींग्स पर होता है. ठीक है, तो और जो उसकी और जो बायोसेंट्रिक व्यू होता है वो जैविक से रिलेटेड होता है. लगभग पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आ जाते हैं. अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जो पोएट है ना, वो तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को फॉलो करता है. ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, ANTHROPOCENTRICE. ठीक है, और जो उसकी मदर है वो बायोसेंट्रिक व्यू को फॉलो करती है. मतलब कि यहाँ पर दोनों का कन्फ्लिक्ट है. ये तो मानव केंद्रित है, मनुष्य के लिए सोचता है कि इस पेड़ से मनुष्य को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जबकि उसकी मदर पेड़ के बारे में सोचती है. लाइक दिस होता क्या है, हियर द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ही विशेस टू कट द चंपक ट्री विच गिव्स माइग्रेन फॉर हिज मदर. यहाँ पर पोएट माइग्रेन की वजह से चंपक के पेड़ को काटना चाहता था. ठीक है, और चंपक ट्री क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द मदर बट शी डजेंट अलाउ हिम टू कट द ट्री. लेकिन उसकी मदर है ना, उसको वो पेड़ काटने के लिए अलाउ नहीं करती, चाहे माइग्रेन हो जाए. तो दिस शोज द बायोसेंट्रिक व्यू ऑफ द मदर. ठीक है, सो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने कुछ डिफरेंट किया है. पोएट ने डिफरेंट इन द सेंस कि सभी पोएट नेचर को क्या करते हैं, एक तरह से नेचर को ग्लोरीफाइड करते हैं अपनी पोएम में. लेकिन यहाँ पर रामानुजन ने नेचर को ग्लोरीफाई नहीं किया, बल्कि वो अपनी मदर के लिए सोच रहा था. सो यहाँ द रामानुजन, वी कैन से, पोएट एग्जामिन्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स ऑफ द चंपक ट्री. उसने दोनों ही साइड्स बताए हैं, नेगेटिव भी बताया है, पॉजिटिव भी बताया है चंपक ट्री का. मतलब कि नेचर से हमेशा आपको पॉजिटिव ही व्यू मतलब सब कुछ मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो एक डिफरेंट व्यू उसने प्रेजेंट किया है. ठीक है, एंड ही मेक्स एन अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्री. इसके अलावा एक रीडर्स में अवेयरनेस जगाने की भी कोशिश की है कि पेड़ों का संरक्षण किया जाए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इसके लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको बाकी लास्ट में बताती हूँ. देखिए, स्टार्ट करते हैं. द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन फॉर ईयर्स आई वुड होम इन रेज. रेज होता है एंगर, गुस्सा. तो होता क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. ठीक है, पहला ही स्टैंजा है. सो द पोएट सेज दैट एवरी ईयर ऑन द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन ऑफ मानसून सीजन ही रिटर्न्स होम इन एंगर. कि जब भी
फर्स्ट रेन आती थी सीज़न की पहली बारिश के साथ में ही, वो जब भी घर लौटता था सालों बाद, कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो वो रेज में, एंगर में ही घर लौटता था अपने। ओके, बिकॉज होता क्या था, फॉर का मतलब यहाँ बिकॉज से है। बिकॉज आई कुड सी फ्रॉम अ माइल अवे और 3 रेड चंपा ट्रीज हैड डन इट अगेन। पोएट, वो क्यों होता था, बिकॉज वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम ए माइल अवे द पोएट कुड सी द 3 रेड चंपक ट्रीज ग्रोन इन हिज हाउस। उसको दूर से ही उसके घर में लगे 3 चंपक ट्री दिख जाया करते थे, तो पोएट को लग जाता था कि ये ग्लो कर गए हैं वापस। एंड दीज चंपक ट्रीज वर द रीजन ऑफ हिज एंगर, और ये उसके एंगर का मेन रीजन हुआ करते थे। Had burst into flower and given mother her first blinding migraine of the season. And these champak trees, क्या होता था, during monsoon season these trees create a problem. मानसून में ये ट्रीज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, when they were full of flowers, जब वो फ्लावर से भर जाते थे, and it would start from after the first rain, और ये फर्स्ट रेन के बाद ही शुरू हो जाता था। सो अब ये जो इसने वर्ड बोला है ना कि हैड डन इट, कुछ कर दिया है, इसको ये नेक्स्ट स्टेंजा में एक्सप्लेन करता है कि क्या कर दिया, वो अभी तक इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ही हैजंट एक्सप्लेन द लाइन दैट व्हाट द ट्रीज हैव एक्चुअली डन, उन्होंने एक्चुअली किया क्या है। ही एक्सप्लेन्स दिस थिंग इनटू द नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, सो इट सीम्स दैट द ट्रीज हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, डन इट मतलब कुछ कर चुके, तो ऐसा लग रहा है पेड़ों ने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, इट मीन्स दे हैड क्रिएटेड ए प्रॉब्लम, उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो कर ही दी है। ओके, नाउ अब जो क्या किया है, दिस इज नॉट मेंशन इन दिस स्टैंजा, ये इसमें स्टैंजा में मेंशन नहीं है, तो ये आगे वाले में है। देखते हैं क्या किया है। हैड बर्स्ट इनटू फ्लावर्स एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन ऑफ द सीजन। पोएट कहता है कि दैट टाइम in the monsoon season the champak tree of his house garden were full of red and fragrant flowers. ठीक है, and after the first rain the fragrance of these flowers spreaded into the whole environment and gave a severe headache of migraine to poet's mother. कि ये फूलों से भर जाया करते थे, ठीक है, और उसकी मदर को ब्लाइंडिंग माइग्रेन, ब्लाइंडिंग का मतलब होता है ब्लाइंड करने वाला, सीवियर माइग्रेन। ओके, बहुत तीखा माइग्रेन उसको दिया करते थे। उसकी मदर के लिए ये बहुत हार्मफुल होते थे ऑफ द सीजन, उस सीजन के अंदर। ओके, द पोएट्स मदर वाज एलर्जिक टू द स्मेल ऑफ चंपक फ्लावर्स एंड शी कुड नॉट बियर इट, क्योंकि वो एलर्जिक थी, ये मान लीजिए, और उसको सहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर ब्लाइंडिंग माइग्रेन का मीन्स मतलब ये है कि द पेन वाज सो मच सीवियर दैट इट ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड हिज मदर, कि वो पेन इतना सीवियर हुआ करता था कि उसकी मदर को ब्लाइंड कर देता था, ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर देता था। ओके ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक मैं बताऊंगी ट्रांसफर्ड एपिथेट वाला, आगे देखते हैं। विथ देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पॉलन फॉग अ फ्रेग्रेंस नो विंड कुड शिफ्ट। ओके, आगे देखते हैं। दिस माइग्रेन पेन लास्टेड द होल सीजन, ये पूरा सीजन चलते थे माइग्रेन वाला पेन। और जो येलो पॉलन फॉग था, ठीक है, इज द येलो डस्ट ऑफ पॉलन कैरिड इन द एयर विच इज थिक एंड हैवी लाइक फॉग विच कवर्स द अर्थ। और इनका जो ये येलो पॉलन फॉग था ना, मतलब इनके छोटे छोटे कण थे, ठीक है, पॉलन थे, ये एयर के साथ मिक्स हो जाया करते थे। इनकी फ्रेग्रेंस, खुशबू, गुड स्मेल पूरी हवा में फैल जाया करती थी। नो विंड कुड सिप, मतलब विंड इतनी हैवी हो जाती थी कि थिक हो जाती थी एंड हैवी हो जाती थी, जैसे कोई फॉग कवर्ड द अर्थ, जैसे किसी कोहरे ने अर्थ को कवर कर लिया हो इनके येलो पॉलन से। ठीक है, इन दिस लॉन्ग स्ट्रीट दिस फ्रेग्रेंस ऑफ पॉलन वॉज स्प्रेडेड फॉर द होल सीजन, पूरे सीजन में वो फैली रहती थी पूरी गली में। एंड एवन ब्लोइंग विंड कुड नॉट डिसमिस इट बिकॉज द हैवीनेस ऑफ द फॉग, और ये इतना हैवी होता था कि बहने वाली हवा भी इसको यहाँ से हटा नहीं सकती थी। ठीक है, तो इतना ये इसमें वहाँ पर ये स्प्रेड हो जाता था, फैल जाता था। आगे देखिए। नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम द ब्लैक पिलर्ड हाउस हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आईज। आगे क्या कह रहा है कि हिज हाउस कुड नॉट प्रिवेंट द स्मेल ऑफ चंपक फ्लावर्स फ्रॉम एंटरिंग इन, कि उसका घर भी उसके फ्लावर्स की खुशबू को अंदर घुसने से नहीं रोक पाता था। ठीक है, ही सेज कि जो उसके दैट
The walls of his black pillared house were sensitive that could not keep away the smell of the champak flowers. उसका डोर नहीं रोक पाता था, ठीक है. उसके वॉल्स जो थी उनके ईयर्स से, मतलब इतनी सेंसिटिव थी, सेंसिटिव वॉल्स थी कि वो रोक नहीं पाती थी. वो आराम से, सेंसिटिव क्यों थी इसका रीज़न वो आगे देगा. तो उसका डोर डोर कुड नॉट स्टॉप दिस, ठीक है. ब्लैक पिलर जो उसके घर में थे, उसकी वॉल्स जो कि जिसके ईयर्स और आइज थी, ठीक है. अब यहाँ देखो, हियर ही पर्सोनिफाइज हिज हाउस एंड सेज दैट इट्स वॉल हैव ईयर्स एंड आइज. यहाँ हाउस का पर्सोनिफिकेशन हो रहा है क्योंकि घर के कान और ईयर थोड़ी होते हैं, लेकिन उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही है. And the house can smell, hear the sound of movements of bones, shoe wearing, falling something, and hear nightly visiting ghostly sounds and so on. अब आगे आएगा कि उसके घर क्या क्या कर सकता था, घर में से क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे सकती थी. स्केल्स नापा जा सकता, स्मेल, खुशबू, ब्रॉन क्रिक्स की आवाज़ें, ठीक है. नाइटली विजिटिंग वॉइसेस, आने जाने वालों की रात को आवाज़ें. वर पोरस लाइक अस. Their walls were porous like human body and the pollen of flowers can get in through the holes of it. घर में पोरस थे, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, रोम छिद्र जिनको बोलते हैं, वैसे उस घर के पोरस थे. तो इस पूरे स्टेंजा में हाउस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि जैसे ह्यूमन बींग स्केल कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, आवाज़ें सुन सकते हैं आने जाने वालों की, और वो सब उनको पता चल सकता है, वैसे ही वो घर के साथ भी ऐसा ही होता था. बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रंस निक्कर. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मदर जो थी, ठीक है, शी सफर्ड द सीवियर हेडेक ऑफ माइग्रेन बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्लावर्स. वो बहुत उसको पेन उसको सहन करना पड़ता था. शी डिस्प्लेड हर एंगर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर. ट्विस्टेड सिल्वर का मतलब यहाँ पर है जैसे उसकी मदर, एक मिनट, उसकी मदर अपना एंगर शो करती थी. ग्रैंड चिल्ड्रंस निक्कर, जैसे हर पोएट गिव्स हिज मदर्स एंगर सम फिजिकल क्वालिटी. अपनी मदर को भी वो कुछ, मदर के एंगर को कुछ फिजिकल क्वालिटी दे रहा है. ठीक है. हर एंगर कैसा था? हर एंगर इज शाइनी था, रेडियंट लाइक सिल्वर. उसका जो एंगर था ना वो शाइनी था. ट्विस्टेड सिल्वर का मीन्स इट वाज शाइनी था, रेडियंट, चमकदार था. एंड शी इज़ मतलब एक्सप्रेसिव इन हर एंगर, मतलब वो अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकती थी. ठीक है. तो उसके मदर जो अपने एंगर को, रेडियंट और चमकदार एंगर को एक्सप्रेस कर सकती थी, कब करती थी वो आगे आएगा. ग्रैंड चिल्ड्रंस निक्कर means when she felt pain or headache, there was sweat on her head, cold sweat, just as the garments of grandchildren were wet and twisted. तो जब वो गुस्से में होती थी ना, तो जब जैसे कि बच्चों के निक्कर वेट होते हैं, वैसे ही उसके चेहरे के ऊपर क्या आ जाता था? ट्विस्टेड, जो उसका स्वेट होता था, पसीना होता था, उसकी बूंदों से वो गीला हो जाता था और वो रेडियंट लुक देता था. ठीक है. गुस्सा क्या होता था? एक्सप्रेसिव होता था, उसका रेडियंट लुक देने वाला होता था, और वो वेट होता था जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रंस के निक्कर होते हैं. ठीक है. वेट एज द कोल्ड पैक ऑफ हर हेड वुड नॉट लेट अस कट डाउन अ फ्लावरिंग ट्री. अब वो गुस्सा क्यों था? इसका रीज़न अब वो दे रहा है. बिकॉज शी ऑल्सो फेल्ट ट्विस्टेड लाइक निक्कर्स. यहाँ उसके सिर में ट्विस्टिंग होती थी, मतलब जब हम एंगर में होते हैं तो हमारी लाइंस पड़ जाती ना फॉरहेड में, तो ये फॉरहेड उसका ट्विस्ट होता था बिकॉज ऑफ हर एंगर की वजह से. और वो एंगर क्यों होता था? बिकॉज शी नेवर अलाउड द पोएट टू कट डाउन द ट्री. इट वॉज ए फ्लावरिंग ट्री एंड इट वॉज नॉट फेयर टू कट द फ्लावरिंग ट्री. क्योंकि वो एक फ्लावरिंग ट्री था, उसको उसने कभी पोएट को अलाउ नहीं किया उसकी कट करने के लिए, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसको काटा जाए. ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर सी डिड शी सेड बाय पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स. अब वो कहती है कि ये जो ट्री है ना, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज शी वॉज, कि जितनी वो बूढ़ी है उतना ही बूढ़ा वो ट्री है. ओके. सिंस हर चाइल्डहुड शी हैड सीन द ट्री. बचपन से देख रही है उस ट्री को. एंड सो शी फेल्ट ए काइंड ऑफ अटैचमेंट टू द ट्री. उसको उस पेड़ से अटैचमेंट सा हो गया है, उसको ना उस पेड़ को काटने देने की परमिशन नहीं देनी थी. ठीक है. शी फर्दर टेल्स, आगे वो कहती है, टू गिव ओके,
पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग। प्रोविडेंशियल का मतलब होता है कोइंसिडेंस, लकीली या बाई चांस। बाई चांस क्या हुआ था वो स्टोरी बताती है कि the champak tree grew in their garden by the seed which was carrying away by a bird, and it fell by chance from its mouth in their house। कि एक चिड़िया जब जा रही थी तो मुंह में एक बीज लेके जा रही थी, सीड, और वो बाई चांस उसके ग्राउंड पर गिर गया। ठीक है, तो इससे ये चंपक ट्री उनके वहाँ पर उस बीज से यहाँ पर निकल आया था। प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग की वजह से ये हो गया था। टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर बास्केट ऑफ एनुअल फ्लावर। आगे देखिए, तो अब देखिए, द ट्री वॉज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द स्काई। उसके हिसाब से ये इसका आकाश की एक ब्लेसिंग थी उसके लिए। ठीक है, फ्रॉम गॉड टू दैम, भगवान की तरफ से। एंड इट वॉज ए बैड ऑमन टू कट इट। तो ये बुरा संकेत होगा यदि हम ट्री को काटेंगे। इट प्रोवाइडेड इन एवरी सीजन बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स टू देयर डॉटर्स एंड देयर डॉटर्स ऑल्सो। हर सीजन में, एनुअली मीन्स एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या होता था, ये बहुत सारे फ्लावर्स दिया करता था। बास्केट फुल मीन्स लॉट्स ऑफ फ्लावर्स दिया करता था, अपनी बेटियों को भेजती थी, बेटियों की बेटियों को भी भेजती थी। ठीक है, तो इतने लोगों को ये बास्केट फुल ऑफ फ्लावर भेजा करती थी टू अडोर एंड डेकोरेट गॉड्स आइडल्स, ताकि वो पूजा कर सके, प्रार्थना कर सके भगवान की। ठीक है, एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन से डार ऑफ माइग्रेन इन सीजन। सो इट वॉज, ये कह सकते हैं कि इट वॉज द मोस्ट रिमार्केबल बेनिफिट ऑफ द चंपक ट्री। सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट था वो यही था कि वो बास्केट फुल ऑफ फ्लावर सबको भेजा करती थी। एंड देयरफॉर शी वुड नॉट लेट द ट्री कट डाउन, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इसको काटा जाए। लास्ट में पॉइंट कहता है, फुल जनरेशन ऑफ कजन्स वाज सफर्ड विद माइग्रेन, कि इस पेड़ की वजह से पूरी एक जनरेशन सफ़र करती थी माइग्रेन को। डॉरी, डॉरी का मतलब यहाँ पर दहेज के रूप में ये आता था। कह सकते हैं द माइग्रेन वॉज ए गिफ्ट फॉर दैम फॉर फ्रॉम नेचर। नेचर की तरफ से माइग्रेन रूप में उनको ये डाउरी दी जाती थी, गिफ्ट दी जाती थी पूरी जनरेशन को। सो द फ्लड ऑफ माइग्रेन्स दैट द गर्ल्स गॉट वॉज लाइक ए डॉरी इन दैट सीजन, कि उस सीजन में जैसे उनको डाउरी मिल गई, दहेज मिल रहा है माइग्रेन के रूप में नेचर के द्वारा। अब देखिए, इसके कुछ हम लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोएम के बारे में देखते हैं कि पोएम में यदि हम राइम स्कीम की बात करें तो देयर इज़ नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है। नरेटिव स्टाइल में पोएम लिखी गई है, बट देयर इज सम रेगुलरिटी इन द फॉर्म ऑफ द पोएम। कुछ रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी इन द सेंस हम कह सकते हैं, रेगुलरिटी कैसे है कि ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। हर स्टैंजा में 3 लाइन है। द ओनली एक्सेप्शन बीइंग द लास्ट स्टैंजा विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लाइन्स। और इसमें भी एक्सेप्शंस क्या है, लास्ट का स्टैंजा जिसमें सिर्फ 2 ही लाइन्स है। ओके, सो द पोएट हैज़ यूज द 8th वर्ड, राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। सभी चीज़ों को उसने सही यूज़ किया है। अप्रोप्रिएट सिमली है, फ्रेजेस है, वो सभी यूज़ किया गया है। अच्छा, अब इसमें देखिए आयरनी क्या है। इसमें आयरनी, आयरनी मतलब कि अपोजिट कंडीशन कहाँ क्या आ रखी है। द यूज ऑफ आयरनी इज क्लियर इन द पोएम बिकॉज द मदर इज वेरी एंग्री एट द आइडिया ऑफ हैविंग द ट्री कट डाउन। आयरनी ये है कि मदर हैज़ अ माइग्रेन, मदर को माइग्रेन है, उसके बाद भी वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि मैं इसको कट नहीं करने दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आयरनी इसमें रिप्रेजेंट होती है। एंड वी कैन से जो इसका टाइटल है दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल। ठीक है, मीनिंगफुल कह सकते हैं। वैसे तो मीनिंगफुल है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल मीनिंग है ना वर्ड इकोलॉजी का, वो फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, बिकॉज पोएट सीम्स टू कन्वे दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्री में हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर्स। पोएट के हिसाब से एक विशेष पेड़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की क्वालिटीज़ हो सकती है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था, घर के बारे में, घर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अच्छा, सटायर है। सटायर किसके ऊपर है ये? सटायर उन लोगों के ऊपर है जो इसको काटने नहीं दे रहे। ठीक है, पूरी जनरेशन इज, द होल जनरेशन इज गोइंग टू सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन, माइग्रेन से सफ़र करने जा रही है, उसके बावजूद दे आर नॉट रेडी टू कट द ट्री। ठीक है, उसको कटने नहीं दे रहे। ऐसे ही मदर के ऊपर भी सटायर कह सकते हैं। उसके बाद इमेजरी, इमेजरी का इसमें बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन किया गया। इमेजरी का प्रेजेंटेशन ये है कि मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर, ग्रैंड चिल्ड्रंस निक्कर, ये जो एंगर वाला सीन इसमें प्रेजेंट किया गया है वो है। ठीक है, उसके अलावा जो बर्ड वाला है, बर्ड वाला जो इसने एक स्टोरी बताई है लाइक दिस। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन स्टार्टिंग से ही है।
फॉर आई कुड सी, फ्रॉम अ माइल, ठीक है, एफ और एफ शब्द का यहाँ पर रिपीटेशन किया गया है। उसके बाद फॉग है, फ्रेग्रेंस है, फॉग और फ्रेग्रेंस में है। देन विजिटिंग वॉइसेस है, विजिटिंग वॉइसेस इस पोएम में है। देन हर हेड में भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद सिमली का यूज़ है इसमें। सिमली है उस लाइन में जिसमें है पोरस लाइक अस, POROUS है ना, हमारे जैसे पोरस है, रोम छिद्र है इसमें, तो सिमली का यूज़ यहाँ पर किया गया है। हाँ, एलिट्रेशन इसमें भी है, डॉटर्स एंड डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर, डी का इसमें रिपीटेशन है, यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद एसोनेंस, एसोनेंस अगर हम देखें तो जो लाइन है आलमोस्ट एज ओल्ड एज, ठीक है, मी, तो यहाँ ए साउंड का काफ़ी रिपीटेशन है, तो एसोनेंस का भी यूज़ किया गया है। और राइम स्कीम का हम देखें तो देर इज़ नो राइम स्कीम, द पोएम कैन बी रीड इन अ सिंगल सेंटेंस और इन स्टैंजाज, एक सिंगल सेंटेंस स्टैंजाज में पढ़ी जा सकती है पोएम को। एक मैंने आपको पहले बोला था कि मैं बीच में बताऊंगी, हाँ, ब्लाइंडिंग माइग्रेन के यहाँ पर एक टर्म होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, FERRED, ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसका मतलब ये होता है कि ब्लाइंड माइग्रेन नहीं होता, ब्लाइंड एक्चुअल में मदर हो जाती है। एपिथेट का मतलब होता है क्वालिटी, तो जो ब्लाइंड होने की क्वालिटी है ना वो मदर की है, मदर की क्वालिटी एक्चुअल में माइग्रेन में शिफ्ट कर दी गई, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक्चुअली हु इज़ गोइंग टू ब्लाइंड, मदर इज़ गोइंग टू ब्लाइंड, लेकिन द पॉइंट इज सेइंग दैट माइग्रेन इज ब्लाइंडिंग, ओके, माइग्रेन। सो आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।